हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में लैंग्वेज की मीनिंग और इसके डिफिनीशन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग इसके नेचर और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर के। लैंग्वेज का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, लैंग्वेज या भाषा में कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम एक तरह से नेचर भी कह सकते हैं, उसको किसी को हम उसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो जो उसका जो फर्स्ट नेचर है वो फर्स्ट नेचर होता है लैंग्वेज इज ए सिस्टम। भाषा एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम का मतलब क्या हुआ। आपने कई बार सुना होगा अपने मदर फादर को कहते हुए, इस लड़की या इस लड़के का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, न तो समय से उठता है, न समय से खाता है, न समय से पीता है, न समय से सोता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टम का मतलब होता है एक पैटर्न, एक डिफाइंड पैटर्न, एक सही सही सर्वमान्य जो तरीका होता है उसको ही हम सिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे सिस्टम में क्या था, अभी कुछ दिन पहले सुबह उठना है 9 बजे, 9 बजे यूनिवर्सिटी आना है, यूनिवर्सिटी 4:30 बजे जाना है, फिर थोड़ा सा घूमना है, पढ़ना है, खाना है, सो जाना है, सुबह फिर उठना है, फिर उसी काम को करने में लग जाना है। इसे सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम मीन्स क्या हो गया? सिस्टम मीन्स एक प्रिस्क्राइब्ड या डिफाइंड पैटर्न। तो वैसे ही भाषा का भी एक डिफाइंड पैटर्न है ना। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो कई चीजें एक साथ काम करती हैं, जैसे हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे हाथ, हमारी आईज और हमारा इमोशंस, या एक तरह से कह सकते हैं पूरी बॉडी। जब हम कोई शब्द बोलते हैं उस शब्द के साथ साथ हमारे चेहरे पे कुछ इमोशन भी आते हैं, हमारे हाथ पैर का कुछ रिएक्शन भी होता है, हमारे हार्ट और हमारे फेफड़े का भी उस पर असर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हम कहते हैं किसी से हम नाराज हो जाए और कहते हैं कि आज तुमको बहुत ही पीटे, जैसे हम ये शब्द कहना चाहे आज तुमको बहुत पीटे। तो ये पीटने की बात करेंगे तो दो तीन चीजें होंगी। एक तो चेहरे पे गुस्सा होगा, तो आंखें आपकी बड़ी बड़ी हो जाएगी, माथा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और हाथ का पोजीशन भी ऐसा होगा कि भी तुमको पीटते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई शब्द बोलते, जब हम कोई भी विचार सामने रखते हैं, तो हमारे मुंह से केवल शब्द ही नहीं निकलता, हमारा पूरा का पूरा शरीर, हमारी पूरी पूरी बॉडी, उसके साथ एक इक्वल सिस्टम बनाकर, एक पैटर्न बनाकर वो उस बात को दूसरे वाले तक पहुंचाने का काम कर, ठीक है। इस पूरी चीज को, ये जो पूरा तरीका है, इसे इसीलिए हम कह सकते हैं इसको लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम। तो हमने कहा क्या है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम क्यों है, एक ये निकाय क्यों है, क्यों एक प्रणाली है? क्योंकि जब हम भाषा को बोलते हैं तो हमारी शब्द ध्वनियां, हमारा इमोशन, हमारे बॉडी के सारे पार्ट एक साथ उसके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं एक शब्द में बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि तुम चोर हो, ठीक है, इसी शब्द को हम हंसते हुए बोले कि तुम चोर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सामने वाला यह समझेगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम चोर हो बोलने के साथ साथ हमारा इमोशन उस तरह से नहीं आ रहा है। अगर लेकिन अगर हम गुस्से में चिल्ला के, आंखें दिखा के अगर इसी बात को बोले तो सुनने वाला इसको सही मान ले, है ना। इस पे तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है, उससे एकदम लैंग्वेज इज सिस्टम एकदम क्लियर हो जाएगा। एक गांव था, उस गांव में एक साधु रहते थे, और साधु बड़े प्रसिद्ध थे। ये कहा जाता था कि साधु जी जो कहते हैं वही होता है। तो साल में एक बार उनके यहाँ मेला लगता था, और जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता था वो महिलाएं उनके यहाँ जाती थी, और साधु जी उनको एक ताबीज दिया था। ताबीज में वो जो लिख देते थे वही होता था, और साल में एक बार ताबीज जो खोल के दिखाते थे, देखो हमने जो लिखा था तुमको वही हुआ। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, दूर दूर से लोग आते थे। तो वो करते क्या थे,
तो उनका एक दिन शिष्य उनसे पूछा कि ये सिद्धि आपको कैसे मिली, मुझे भी बताइए। तो करते क्या थे, वो सबके ताबीज में एक ही शब्द लिखते थे। जैसे किसी महिला को लड़का पैदा हुआ तो वो आती थी और ताबीज खोलते थे, उसमें लिखा रहता था लड़का ना लड़की। कहते देखो लिखा, मैंने लिखा था ना कि तुमको लड़का होगा, लड़की नहीं होगी। जब दूसरी महिला आई, उसको लड़की हो गई थी, उसके ताबीज में फिर उन्होंने खोला, उन्होंने कहा देखो मैंने लिखा था ना लड़का ना लड़की, इसीलिए तुमको लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। और जिसको कुछ नहीं होता था वो कहते थे कि तुम्हारे भाग में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हारे ताबीज में मैंने पहले से ही लिखा हुआ है लड़का न लड़की, इसलिए तुमको कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या था, साधु जी क्या लिखते थे, सबके ताबीज में केवल 3 शब्द लिखते थे, लड़का न लड़की, लेकिन उनके बोलने के अंदाज से, बोलने के तरीके से लड़का न लड़की का अर्थ अलग अलग हो जाया करता था। इसी कहते हैं इमोशंस, इसी कहते हैं सिस्टम। एक बार जब वो लड़के पे प्रेशर देते थे, लड़का ना लड़की, तो ये हो जाता था कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि लड़का होगा, लड़की नहीं होगी। जब दोबारा कहते थे लड़का न लड़की, इसका मतलब होता था कि लड़का के लिए मना कर रहे हैं, लड़की ही होगी, इसलिए लड़की हो गई। और जब कुछ नहीं होता था तो आप जान ही रहे हो उसमें क्या लिखा रहता था, लड़का न लड़की, इसलिए कुछ नहीं होता था। इसी कहते हैं सिस्टम बेटा, इसी कहते हैं लैंग्वेज इज ए सिस्टम। जब हम भाषा कोई बोलते हैं, भाषा का एक्चुअल अर्थ, एक्चुअल उसकी मीनिंग तभी निकल के आती है जब हमारे सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं, तभी शब्द या भाषा का निर्माण होता है। ये इसका पहला नेचर है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, या भाषा एक प्रणाली। अब हम दूसरे नेचर की बात करेंगे। दूसरा इसका नेचर है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी का मतलब हुआ कि संसार की जितनी भी भाषा है, जिसके वो शब्द है, उन सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही शब्द 2 भाषाओं में बोले जाए और दोनों के अर्थ एक ही, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द दोनों भाषाओं में हो, 3 भाषाओं में हो, लेकिन वहां तीनों के अर्थ अलग अलग होंगे। इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी, यानी भाषा एकदम अपने में निश्चित है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। आपकी स्क्रीन पे भी यही बात लिखी हुई है, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज स्पोकन। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, हम सर की बात करें। अब जरा देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अगर आप सर लिखो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। एक जगह सर का मतलब हो गया श्रीमान महाशय, एक जगह सर का मतलब हो गया हेड, है ना। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि हर शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके इसमें दिया हुआ है बुक का, इंग्लिश में बुक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। तमिल में क्या कहते हैं, तमिल में इसको नूल कहते हैं, है ना। यानी एक ही चीज के अलग अलग मतलब हो जाए। जैसे कि एग्जांपल और हम ले लें, अगर हम ईश्वर की बात करें, ईश्वर को हम किसी भाषा में भगवान कहते हैं, किसी भाषा में गॉड कहते हैं, और किसी भाषा में हम अल्लाह भी कहते हैं। और भी तमाम जितनी भाषाएं दुनिया की हैं, हर भाषा में उस ईश्वर को हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एक ही नाम, एक ही शब्द आएगा, अगर एक ही शब्द अगर हम 2 भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सर को कहीं पे हम हेड कहेंगे और कहीं पे सर को हम श्रीमान कह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। अब तीसरे नेचर में आते हैं बेटा। तीसरा नेचर है द सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। भाषा की प्रकृति क्या है, मुखर। भाषा का जो प्रतीक है वो क्या है, मुखर, ठीक है। तो सिंबल ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, सिंबल ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है, देखो एक वर्ड है लिंगुआ, लिंगुआ से ही लैंग्वेज बना हुआ, और लिंगुआ का मतलब होता है जीव से उत्पन्न होने वाला।
है ना। यानी भाषा कहाँ से उत्पन्न होती है? भाषा जीभ से होती है। अगर किसी अपने अगर जीभ को हाथ से पकड़ लो और बोलने की कोशिश करो तो आप एक भी शब्द बोल नहीं पाओगे, है ना। यानी भाषा क्या करती है? भाषा हमेशा बोलने का काम करती है, भाषा वोकल होती है। अगर मान लो अगर अगर छोटे बच्चे को देखो या किसी ऐसे जगह पहुंच जाओ जहाँ पे आपको को यही नहीं पता कि इस चीज को कहते क्या है। जैसे कभी कभी आप किसी शॉप पे पहुंचो और वहां जो चीजें बिक रही हैं आपको पता ही नहीं है वो चीजें क्या है। अगर आप वहां जो इशारा करोगे भी वो इशारा भी वोकल का काम करता है, वो इशारा भी ये बताने की कोशिश करता है कि आपको वो चीज चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो लैंग्वेज का सिंबल्स है, जो लैंग्वेज के लेटर है, जो लैंग्वेज के प्रतीक है, वो प्रतीक क्या होते हैं? वो प्रतीक हमेशा वोकल होते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सामने वाले से कहना चाहते हैं, सामने वालों को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहे कोई भी भाषा हो, वो भाषा लिखित हो, मौखिक हो, चित्रों के द्वारा हो, इशारे से हो। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दो फ्रेंड बात कर रहे हैं और क्लास में टीचर आता है। जैसे क्लास में टीचर इंटर करते हैं आप उसको हिला देते हो, आप उसको छू लेते हो और उससे वो सामने वाला क्या जान जाता है? ये जान जाता है कि चुप चुप हो जाओ, टीचर आए। कई बार आप किसी को आंख घूरते हो और वो चुप हो जाता है या वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कई बार आपकी स्माइल भी सामने वाले को कुछ बता जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? हम जो भी इशारे करें, हम जो भी चित्र दिखाएं, हम जो भी शब्द बनाएं या जो भी हम प्रतीक लिखें, वे सारे सारे प्रतीक क्या होते हैं? सारा प्रतीक मुखर होता है, मतलब वो कुछ न कुछ सामने वाले से कहना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं द सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। यानी भाषा की जो प्रकृति है वो कुछ कहना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, चाहे वो इशारों की भाषा हो, चाहे वो छूकर किसी बात को कहने की भाषा हो, हर भाषा कुछ कहना चाहती है। इसका मतलब यही है। इसकी तीसरी ये प्रकृति है, इसका तीसरा नेचर। तो हम चौथे नेचर की बात करें, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल। भाषा क्या है? भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली। अगर हम ध्यान से देखें, हमें कुछ भी लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। इन्हीं सिंबल्स को हम हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। अगर ध्यान से आप देखो, आपकी हिंदी की वर्णमाला में अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञ तक तरह तरह के प्रतीक हैं और उन प्रतीकों को हम नए नए शब्दों से जानते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम एक टावर जैसी चीज बना दें और बीच में एक लकीर खींच दें तो उसको हम कहते हैं ये तो ए है। दो गोला बना दें और उसको बीच एक डंडे से जोड़ दें तो उसको हम कहते हैं ये बी है। किसी गोले को बीच से मिटा दें वो सी बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? अल्फाबेट्स, इंग्लिश का अल्फाबेट्स ए से जेड तक हो, या हिंदी अल्फाबेट्स अ से लेके अह तक हो, या क से लेके ज्ञ तक हो, सभी में कोई न कोई सिंबल होता है, कोई न कोई प्रतीक होता है। और इन प्रतीकों को जब आपस में मिला देते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, और जब ढेर सारे वर्ड्स मिला देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? अगर हम कोई भाषा बोलना चाहते हैं, अगर हम किसी का नाम, अगर मान लो किसी का नाम अगर राम है, तो राम कहने के लिए भी हमें तीन तरह के सिंबल्स या प्रतीक को मिलाना पड़ेगा। हमें आर का सिंबल लिखना पड़ेगा, हमें ए का सिंबल लिखना पड़ेगा, और हमें यम का सिंबल लिखना पड़ेगा। तब एक शब्द बनेगा जिस शब्द का नाम होता है राम। ठीक है, ऐसे अगर स्टूडेंट्स लिखना हो, स्टूडेंट्स में आप देखो, स्टूडेंट्स में कितने सिंबल आएंगे आप खुद जान रहे हो। पहले हम यस लिखेंगे, फिर टी का सिंबल बनाएंगे। ऐसे करते करते हम सारे सिंबल जब लिख लेंगे तो एक वर्ड बनेगा जिस वर्ड को हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं। ऐसे अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज में आप जानते हो, पहले हमको यल का सिंबल बनाना पड़ेगा, फिर ए का बनाना पड़ेगा, फिर एन का लिखना पड़ेगा, फिर जी का, फिर यू का, फिर ए का, फिर जी का, फिर ई का। जब सबको एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे लैंग्वेज या भाषा। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया की कोई भी भाषा लिखें, चाहे वो हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें, अरबी लिखें, फारसी लिखें, फ्रेंच लिखें, जर्मन लिखें, हर भाषा को
लिखने के लिए कुछ निश्चित प्रतीक हैं। जब उन प्रतीकों को किसी एक सिस्टम में, किसी एक प्रणाली में जब उनको लिख देते हैं तो उससे शब्दों का निर्माण होता है। उन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं और उन्हीं वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स, या भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसको एक हम निश्चित क्रम में लिखकर शब्दों का निर्माण करते हैं, और उन शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखकर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, और जो वाक्यों का समूह होता है, जो समुच्चय होता है, वही समुच्चय भाषा बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट इसका नेचर है, वो नेचर है लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग। भाषा हमेशा बदलती रहती है। ठीक है। भाषा हमेशा कैसे बदलती रहती है? भाषा में रोज नए नए शब्द आ जाते हैं। नए नए शब्द ये कहां से आते हैं? हम जब किसी बात को सुनते हैं, किसी बात पे विचार करते हैं, जब हम नए समाज में जाते हैं, जब नए लोगों से मिलते हैं, तो कुछ उनके शब्दों को भी हम सीख लेते हैं, और हमारी भाषा में रोज नए नए शब्द आते हैं और कई पुराने शब्द चले भी जाते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, उस शब्द पे गाने भी बने हुए हैं, गाना आप सब जानते भी हो, लेकिन उस शब्द से एक बात निकल के सामने आएगी जो एकदम क्लियर हो जाएगी। एक एक जो है पेन किलर है जिसका नाम है झंडू बाम, है ना? उसका आपने नाम सुना हो, तो उससे एक शब्द निकल के आया झंडू। झंडू का मतलब हुआ कि सब कुछ खराब हो गया, आपकी तुम्हारे पास कुछ नहीं। ठीक है। तो ये शब्द भी नया है। एक भोजपुरी फिल्म का हीरो है निरहुआ। ठीक है। वो उसकी अपनी टाइटल थी, लेकिन वो इतना फेमस हीरो हुआ कि अब निरहुआ वर्ड का मतलब हो गया बेचारा। तो कहने का मतलब क्या है? समाज में जो हमारे अनुभव होते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं, तो रोज नए नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। आपस में बोलते 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 फिर वो चीजें यूनिवर्सल हो जाती है। उस शब्द का एक्सेप्टेंस पूरा समाज दे देता है और नए शब्दों की रचना हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग। अभी देखो, अभी जब कोई टीवी सीरियल देखते हो तो उसमें एकदम टिपिकल हिंदी बोली जाती है, लेकिन जब मध्यकाल आया, भारत में अरब के लोग आए, तो भारत की जो हिंदी भाषा थी उसमें क्या हो गया? उसमें उर्दू के अरेबिक शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल होने लगा। जब अंग्रेज आए तो हमने इसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी एडॉप्ट कर लिए। इस समय जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, अगर केवल हिंदी की बात करें, जो हम लोग इस समय हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी में ढेर सारे नए शब्द जो अरब के शब्द है, जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, जो शब्द इटालियन लैंग्वेज के हैं, उन शब्दों को भी हमने अडॉप्ट कर लिया। अब वो सामान्य रूप से वो हिंदी वर्ड हो। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम कई बार बोलते हैं फीस जमा कराए। ठीक है। लेकिन क्या हिंदी में फीस वर्ड पहले था? नहीं, पहले उसको शुल्क कहते थे। लेकिन फीस वर्ड कहां से आ गया हिंदी में? फी वर्ड से। फी का मतलब शुल्क होता है, तो फी से हम लोग उसको फीस फीस बोलने लगे और लगे कहने कि चलो फीस जमा करा, है ना? ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं जो हम कहीं बाहर से अडॉप्ट करके अपनी भाषा में मिला लेते हैं और वो सचमुच में हिंदी बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाषा लगातार व्यक्तियों से, समाज से, दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में सजोने लगता है, अपने में अवशोषित करने लगता है, और उससे क्या होता है? रोज नए नए शब्दों का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग। भाषा लगातार बदलती रहती है। ठीक है। जो इसका सिक्स नेचर है, वो सिक्स नेचर है बेटा, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। भाषा आदतों से बनी होती है ना?
इसका मतलब क्या हुआ? जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, जो हमारे बोलने का टोन होता है, जो हमारे बोलने में गलतियां होती हैं, वो गलतियां या वो अच्छाई हमारे आदत के कारण होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ शब्दों को वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते, उन्हें कितनी भी प्रैक्टिस करा, वो अगर गलत बोलते हैं तो गलत वो बोलेंगे ही बोलेंगे। कारण क्या है? उनकी आदत वैसे पड़ गई। कुछ लोग बड़ा श छोटा श में अंतर नहीं कर पाते, कुछ लोग ल और र में अंतर नहीं कर पाते, कुछ लोग कोई एक निश्चित शब्द है वो हमेशा गलत ही बोलते हैं। अगर इसको आपको देखना हो तो 5 मिनट 6 मिनट की अपने किसी आ, बातचीत को रिकॉर्ड करके ध्यान से सुनो। जब सुनोगे तो देखोगे ऐसे कई शब्द होंगे जिनको हम बहुत ही गलत बोलते हैं या जिसका उच्चारण हम सही से नहीं कर पाते। इसका कारण क्या होता है? हमारी आदत। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो भाषा सीखता है तो सारे वर्ड्स वो गलत बोलता है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, और हमको सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है ना। कहते हैं कि छोटे बच्चे तोतली आवाज में बात करते हैं। तोतली आवाज में बात करने का मतलब क्या है? वे सही से उच्चारण नहीं कर पाते और हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो लेकिन धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो शब्दों को बार बार बोलते 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 उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और उन शब्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से बोलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी निश्चित शब्द को बार बार रिपीट करते, जैसे जो कि, ठीक है, अच्छा है, हाँ, फाइंड। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं, आपकी सुरभि मैडम है, सुरभि सिंह मैडम है, वे हर बात पे फाइंड बोलती है। फाइंड फाइंड, उनसे अगर आप 5 मिनट बात करो तो 5 मिनट में 15 बार फाइंड तो बोल ही देंगे, है ना। जैसे अभी मैंने बोला है ना, तो आप देखोगे ध्यान से कि अगर जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते कई बार मेरे मुंह से है ना वर्ड निकल जाता है। ऐसे अगर अपनी भाषा को आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ढेर सारे शब्द आते हैं जिन शब्दों को हम बिना बोले नहीं रह सकते, वो भी हमारे हैबिट का ही पार्ट है। ठीक है। तो भाषा कैसे बनती है? भाषा हमारी आदतों से बनती है। इसीलिए जब हम गलत बोलते हैं तो गलत को सही करने के लिए लैंग्वेज लैब होते हैं। बीएड में आपके लैंग्वेज लैब भी है। लैंग्वेज लैब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको अच्छे से भाषा बोलने आ जाए। आप ध्यान से देखो, ऐसे ही आप देख लो, राजस्थान में बोलने का टोन आपके यहाँ अलग है। अगर हम बात करें कोटा में, तो कोटा में ओ शब्द का इस्तेमाल शब्दों में जाता है, जैसे डंडो, खाबो, पीबो। यानी हमने क्या महसूस किया? हमने महसूस किया कि कोटा वाले लोग ओ शब्द ज्यादा बोलते हैं। तो वो क्या है? वो केवल आदतों के कारण है ना। तो भाषा कैसे बनती है? भाषा हमें हमारे आदतों से बनती है, जिसका धीरे 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 विकास होता है। ठीक है। 7 पॉइंट है इसमें। लैंग्वेज इज लर्नड, यानी भाषा क्या होती है? सीखी जाती है। भाषा भी एक स्किल होती है और धीरे 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 हम भाषाओं को सीखते हैं। हमारा वर्ड पावर बढ़ता है, हमको भाषाओं के बोलने का ज्ञान होता है और उसके उनके ध्वनियों का ज्ञान होता है, उनको कैसे उच्चारण करें उसका ज्ञान होता है और धीरे धीरे हम भाषा को सीख लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी, कोई भी शब्द नहीं आता, उसे बस केवल रोना आता है और उस रोने से कोई भी चीज समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो क्या करता है? अपने गार्जियंस की, अपने मदर के, अपने फादर के, अपने भाइयों की, अपने बहनों के, अपने रिलेटिव्स के भाषा को वो सुनता है और जैसे जैसे उसको सुनता जाता है, धीरे 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 उन ध्वनियों को सुनकर उसको सीखने लगता है और उसका उच्चारण करने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में एक छोटा बच्चा को आप जिस समाज, जिस परिवार, जिस देश और जिस घर में छोड़ दोगे, उसे उस घर की भाषा का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो नॉन फॉर्मल वे में, अनौपचारिक रूप से उन भाषाओं का ज्ञान करता है, उनकी नकल करता है, वैसे बोलने का अभ्यास करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया भी था कि अगर
आपके घर की किसी लेडी की शादी, किसी लड़की की शादी अगर दूसरे प्रदेश में हो जाती है और वो 2-3 साल के बाद आपके वापस घर में आती है, तो आपकी भाषा का टोन भूल जाती है। वो उस प्रदेश की भाषा को बोलने लगती है, वहाँ का टोन, वहाँ का डायलेक्ट, वहाँ की बोली, उसमें की छाप उसके शब्दों में सुनाई पड़ने लगती है। इसका कारण भी है, यानी भाषा क्या है? भाषा एक कौशल है, एक स्किल है जिसे हमें सीखना पड़ता है और बिना सीखने में नहीं आता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक नवजात बच्चा जो जन्म लेते समय केवल रोना जानता है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है वो अपने घर के लोगों के शब्दों को सुनता है, उनकी ध्वनियों को सुनता है, उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू करता है और धीरे 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 उनकी नकल करते हुए, उसका अभ्यास या उसकी प्रैक्टिस करते हुए उससे उस भाषा का ज्ञान हो जाता है ना। अब इसमें जो 8वां इसका नेचर है, वो नेचर है बेटा, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। यानी जो भाषा है वो आम संस्कृति अनुभव पर आधारित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हमारे शब्दों पे, हमारी भाषा पे, हमारी संस्कृति का असर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे आप लें, अगर कोई भी बहुत ही रफ लैंग्वेज बोले, उस लैंग्वेज में गाली गलौज है, थोड़े से अमर्यादित शब्द हैं, हम यही कहते हैं ये अरे ये पता नहीं किस समाज से आया हुआ है, ये किस तबके का है, लग रहा है बड़ा ही किसी गंदी सोसाइटी से आता है, क्या बहुत नीच प्रकृति का समाज है क्या इसका, क्योंकि इसको अच्छे ढंग से बोलने भी नहीं आता। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले, आपके यूनिवर्सिटी या आपके विद्यालय में अगर किन्हीं 2 धर्मों के लोग रहते हैं, तो आप देखो दोनों धर्मों के बोलने का लहजा, कुछ शब्द उनकी संस्कृति, उनके धर्म और उनके समाज पर आधारित होते है ना। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम जिस संस्कृति, जिस समाज, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी से कुछ शब्द, कुछ बोलचाल की भाषा, चीजें हमें विरासत के रूप में उस समाज से मिल जाती है और हमारे बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे अगर आप राजस्थान के हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जो शब्द आपको अपने समाज, अपनी सोसाइटी से मिला है, वो शब्द अपने आप आ ही जाएगा, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में वो दिख ही जाएगा। इंडियंस कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोले, लेकिन उनको इंग्लिश बोलते 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 उसमें हिंदी का टोन, उनके लोकल लैंग्वेज का टोन उसमें जरूर सुनाई पड़ने लगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो भाषा है, हमारी जो भाषा है वो संस्कृति अनुभव पर आधारित होती है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, या जो हमारा धर्म है, उनके शब्द, उनके चिन्ह हमारे भाषा में दिखाई पड़ने लगे, है ना। यही चीजें आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही हैं। तो 9th और इसका जो इसका 9वां इसकी प्रकृति है वो है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। भाषा किसके लिए? भाषा संचार के लिए। हम मुंह कब खोलते हैं, हम किसी से बात कब करते हैं? जब हमें अपनी कोई बात सामने वाले तक पहुंचानी है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? संचार। संचार का मतलब क्या हुआ? अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनकर महसूस करना, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान। इसका आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। तो लैंग्वेज किस लिए है? लैंग्वेज का बस एक और एक ही काम है, 2 व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, हम तभी कुछ बोलते हैं जब हमें किसी से कुछ कहना होता है, और हम दूसरे की बात तभी सुनते हैं जब उसके विचारों को हमें सुनना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। भाषा का एक ही काम है, एक भाषा का एक ही काम है, और भाषा का जो काम है वो काम सिर्फ और सिर्फ, भाषा का एक ही काम है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों का आदान प्रदान करना।
हम जो कुछ कह रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए और आप जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे तक आ जाए, बस इतना सा ही काम भाषा का होता है। और जो 10वां पार्ट, 10वां इसका पॉइंट है इसमें, तो जो 10th नेचर है वो है एवरी लैंग्वेज इज यूनिक। प्रत्येक भाषा अपने में अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है हर भाषा के अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, उनके बोलने का अपना अलग पैटर्न है, हर भाषा का अपना स्पेशल ग्रामर है। इसलिए हर भाषा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। ऐसा हम नहीं कह सकते हर है ना, हर भाषा का क्या क्या अलग है, हर भाषा का ग्रामर अलग है, हर भाषा के शब्द अलग है, हर भाषा के बोलने का टोन अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि हर भाषा अद्वितीय है, हर भाषा अपने में कंप्लीट है और किसी भाषा का किसी दूसरे भाषा पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो हम कह सकते हैं एवरी लैंग्वेज इज यूनिक, प्रत्येक भाषा अद्वितीय होती है। क्योंकि यदि अगर दो भाषाओं की तुलना करें, अगर तुलना भी करके देखो, अभी हिंदी और इंग्लिश की तुलना करके देखो, तो देखो हिंदी के अल्फाबेट्स अलग है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स अलग है, दोनों के शब्दों को लिखने का तरीका अलग है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों को बोलने का तरीका अलग है ना। दोनों में शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम एक शब्द लें अंकल, इंग्लिश में हमने अंकल कहा, लेकिन हिंदी में अगर हम किसी एक शब्द से अंकल को डिफाइन नहीं कर सकते। अंकल को डिफाइन करने के लिए हमें मामा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें चाचा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें मौसा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें फूफा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर भाषा का अपना अलग नेचर है, अपनी अलग स्टाइल है, अपनी अलग उसके ग्रामर है, उसके अपना अलग पैटर्न है, उसके अल्फाबेट्स अलग है, यानी सब कुछ अलग है। यानी कह सकते हैं कि एवरी लैंग्वेज इज यूनिक। ठीक है, आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है बेटा, वो है द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो फंक्शन, इसमें कितने फंक्शन होते हैं किसी भी लैंग्वेज में? किसी भी लैंग्वेज में हम 3 फंक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला फंक्शन होता है वो होता है इन्फॉर्मेटिव, यानी सूचनात्मक। दूसरा होता है एक्सप्रेसिव या अभिव्यंजनात्मक, और तीसरा होता है डायरेक्टिव या कार्य निर्देश। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे हम कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, भाषा क्या करती है? भाषा किसी सूचना का आदान प्रदान कर सकती है। यानी कह सकते हैं लैंग्वेज इज इंफॉर्मेटिव। भाषा कैसी है? भाषा सूचनात्मक है। भाषा से हम क्या कर सकते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या भाषा कर सकती है? भाषा इज एक्सप्रेसिव या भाषा अभिव्यंजक है। अभिव्यंजक का मतलब, या एक्सप्रेसिव का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेसिव का मतलब होता है अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना। अगर कोई, अगर इसका छोटा सा एग्जांपल हम ले, भावनाओं को पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसा करते हैं? कैसे करते हैं? जब हम किसी भी बहुत ही क्रोधित होते हैं या किसी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या गुस्सा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम शब्दों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तब कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक्सप्रेसिव है। हम अपनी भावनाओं को हम सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, द लैंग्वेज इज डायरेक्टिव। भाषा क्या है? कार्य निर्देशन का काम करती है। ठीक है, अगर हमें किसी से कोई काम कराना है, हमें किसी से कुछ कार्य करने के लिए निर्देशन देने हैं, अगर हम किसी से कुछ इस तरह की बातें करनी है, तब भी हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? भाषा से हम सूचना पहुंचा सकते हैं, भाषा से हम अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, और भाषा से हम किसी कार्य को करने के लिए निर्देशन कर सकते हैं, है ना। इस बात को अगर हम और डिटेल में देखें तो अगर आप स्क्रीन में दिख रहा है, द फर्स्ट इज द फॉर्मेटिव फंक्शन, that is the purpose. Language is to communicate information
the science teacher who is giving detail of law of gravitation of the class is communicating information. है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल में दिया गया है, अगर कोई विज्ञान का अध्यापक है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके रूल के बारे में या गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में अगर आपको कोई सूचना देता है, उस नियम को बताता है, तो हम कह सकेंगे कि ये क्या है, लैंग्वेज इज इंफॉर्मेटिव फंक्शन, ये उसका जो है सूचनात्मक उसका पक्ष है। जैसे मैं अभी आपको लैंग्वेज के बारे में सूचनाएं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसके नेचर कैसे होते हैं, इसके फंक्शन कैसे हैं, तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन है ना। दूसरा इसका फंक्शन क्या था, एक्सप्रेसिव फंक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि सीरियल देखते देखते हम रोने लगते हैं, कभी कभी हम हंसने लगते हैं, कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, है ना। ये इमोशन अंदर कैसे आता है, ये इमोशन अंदर केवल सीरियल या मूवी में जो हम हीरो या हीरोइन है उनके डायलॉग्स को सुनकर हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं पैदा हो, है ना। जैसे अभी कोई आपसे कह दे कि अरे आपने तो बीएड में टॉप कर गया, तो सुनते ही क्या होगा, सुनते ही अंदर से एकदम खुशी उमड़ पड़ेगी, एकदम मजा आ जाएगा। तो ये मजा आ जाना ये क्या है, ये एक्सप्रेसिव वे उसका होता है ना। तो ये एग्जांपल हमने दिया सीरियल वाला, मूवी वाला, या आपके फेल या पास होने का। तो इन शब्दों को सुनने से क्या होता है, अंदर तरह तरह की भावनाएं पैदा होने लगती हैं, और ये लैंग्वेज का एक्सप्रेसिव वे। तो जो थर्ड वे है, थर्ड वे मैंने पहले ही बताया, फिर से अगर मैं बता दूं, ये भाषा ये कार्य निर्देशन है, यानी किसी काम को करने, न करने, लिखने, चुप रहने, बोलने या न बोलने के लिए अगर हम कुछ संकेत करें, कुछ शब्द बोले, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्टिव। कई बार जब आप क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आप बहुत शोर कर रहे हो, तो टीचर क्या कहता है, टीचर कहता है कीप क्वाइट या शांत रहो, ये क्या करता है, वो निर्देशन देता है। कई बार टीचर कहता है अपनी कॉपी पे लिखो, तो ये भी क्या है, ये भी निर्देशन का काम है। कई बार टीचर कहता है ध्यान पूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखो, ये भी डायरेक्टिव। तो समझ में आ गई, भाषा के कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। पहला सूचना प्रदान करना, दूसरा अंदर भाव उत्पन्न करना, तीसरा किसी काम के लिए हमें निर्देशन देना। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोगों ने 2 चीजों को देखा। पहली हमने देखा भाषा की प्रकृति क्या होती है, जिसमें हमने 10 प्रकृति पे हम लोगों ने चर्चा आज करी, और जो दूसरा इसका पार्ट था वो पार्ट था भाषा के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए लैंग्वेज के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो हमने देखा कि इसमें 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक पहले वाले में हम सूचना प्रदान करते हैं, दूसरा जो भावात्मक होता है, और तीसरा निर्देशन का काम करता है। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो, कोई चीजें समझ में ना आई हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो।